everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. So today we are going to discuss one of the most important pathway for glucose catabolism is citric acid cycle. In our previous lecture, we have discussed glycolysis pathway in detail, feeder pathway for glycolysis, fate of pyruvate under anaerobic condition, gluconeogenesis as well as pentose phosphate pathway in detail. So in this lecture we are going to discuss about the citric acid cycle. In this chapter we will discuss four important topics. First one is the production of acetyl coenzyme A. एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्टिवेटेड एसीटेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें, इट इज रिएक्शंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, और सिट्रिक एसिड साइकिल टोटल 8 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। सारे स्टेप्स का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। नाउ द थर्ड टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। सो इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर ग्लूकोज कैटाबोलिज्म की ओवरव्यू की बात करें तो वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस चीज में? पायरुविक एसिड में। वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज 6 कार्बन के कंपाउंड होते हैं, बट पायरुविक एसिड 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। इसीलिए 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। नाउ ये जो पायरुविक एसिड है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का जो कन्वर्शन होता है ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होते हैं, एंड ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। एंड लोकेशन की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया में आपका सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। पायरुविक एसिड आपका साइटोसोल में बनता है, और साइटोसोल से इसको कहाँ जाना होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन के बने होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इनर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज, जैसे इवन आपके प्रोटॉन्स के लिए भी इम्परमिएबल होते हैं। तो सवाल ये है कि जो आपका पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कैसे जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स? आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है बिकॉज ऑफ पोरिन्स, बट इनर मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए इनर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है। सवाल क्या है? पायरुविक एसिड को जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करने के लिए। सो अब सवाल यह है कि वो कैसे जाएगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं? पायरुवेट ट्रांसपोर्टर। और इसी पायरुवेट ट्रांसपोर्टर की वजह से ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाते हैं। सो जैसे ही पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाते हैं, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पायरुविक एसिड इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, बट एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ए 2 कार्बन कंपाउंड। एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गया। सो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा विद द लॉस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक पायरुविक एसिड से 1 CO2 लॉस होगा, 2 पायरुविक एसिड से 2 CO2 लॉस होगा। एंड यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन बोलते हैं। क्यों लिंक रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को सिट्रिक एसिड साइकिल से लिंक कर रहा है। नाउ अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये आपका इंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। ये क्या है? इट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में जब 1 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर करता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का दोनों कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होते हैं। मींस यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड एक टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल में टोटल 3 NADH की सिंथेसिस होती है, 1
FADH2 की सिंथेसिस होती है एंड 1 GTP या ATP की सिंथेसिस होती है। ये जो आपका GTP या ATP है ये डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाते हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में, लेकिन जो NADH और FADH2 है ये इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और फाइनली ऑक्सीजन तक पहुंचाते हैं। मतलब कि NADH और FADH2 का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन में। मीन्स कि अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, प्रोटॉन साइटोसोल से लेते हैं, ये वाटर का सिंथेसिस करता है और NADH NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं और FADH2 FAD में कन्वर्ट हो जाते हैं। So this is the overview of glucose catabolism. So अगर इन दोनों टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये दोनों टॉपिक ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसीलिए आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A. Some cells obtain energy that is ATP. ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं बाय फर्मेंटेशन। कुछ सेल्स जो होते हैं वो ATP ऑब्टेन करते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन इज बेसिकली एन एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। एंड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इट्स अ पार्शियल ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है? फर्मेंटेशन ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। For most eukaryotic cells and many bacteria which live under aerobic conditions and oxidize their organic fuels to carbon dioxide and water, glycolysis is what the first stage in complete oxidation of glucose. एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, और बहुत से बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो एरोबिक होते हैं, यूकैरियोट्स मोस्टली एरोबिक होते हैं। तो जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अगर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की बात करें तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होते हैं और आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं C6H12O6 जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं एंड साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। rather than being reduced to lactate, ethanol or some other fermentation product, the pyruvate produced by glycolysis is further oxidized to water and carbon dioxide. यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट। एंड पायरुवेट से लैक्टेट या इथेनॉल या कोई अदर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। दिस एरोबिक फेज ऑफ कैटाबोलिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यही जो कैटाबोलिज्म का एरोबिक फेज है इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन द ब्रॉडर फिजियोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिक सेंस, रेस्पिरेशन रिफर्स टू ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ब्रॉडर फिजियोलॉजिकल या माइक्रोस्कोपिक सेंस में बोले तो रेस्पिरेशन इज बेसिकली अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट बायोकेमिस्ट और सेल बायोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने रेस्पिरेशन को नैरोअर सेंस में डिफाइन किया है, दैट इज इट इज ए मॉलिक्यूलर प्रोसेस बाय विच सेल्स कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोसेसेस मोर प्रिसाइजली टर्म्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इनको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो सेलुलर रेस्पिरेशन 3 मेजर स्टेजेस में होते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो ऑर्गेनिक फ्यूल्स होते हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वह फैटी एसिड हो, चाहे या कोई अमाइनो एसिड्स हो, वो ऑक्सीडाइज होकर 2 कार्बन फ्रैगमेंट बनाते हैं, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप ऑफ जो एसिटाइल कोएंजाइम A है उसका एसिटाइल ग्रुप इंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में एंड वो एंजाइमेटिकली ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसको रिड्यूस्ड कोएंजाइम बोलते हैं, दैट इज NADH एंड FADH2। थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेप में जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है वो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और प्रोटॉन्स देते हैं
प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, एंड देन जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन तक ट्रांसफर होता है विच इज अ फाइनल एक्सेप्टर वाया चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल, जिसको रेस्पिरेटरी चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। इन द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी by a process called oxidative phosphorylation। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम NADH टू ऑक्सीडेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ATP की सिंथेसिस करती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना प्रोटॉन ग्रेडियंट के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता है। इवन फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए भी प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होता है, बल्कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो वहां पे कोई भी प्रोटॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पे सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है। Respiration is more complex than glycolysis and is believed to have evolved much later। Respiration glycolysis से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये बिलीव किया जाता है कि ये बाद में इवॉल्व हुआ है आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अपीयरेंस के बाद इनका इवोल्यूशन हुआ है। The metabolic activities of cyanobacteria account for the rise of oxygen level in the Earth's atmosphere, a dramatic turning point in evolutionary history। Now we consider first the conversion of pyruvate to acetyl coenzyme। सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे जो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में किस तरह से कन्वर्सन होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है और इसको ध्यान से सुनिए और प्यार से समझिए। Then entry of those groups into the citric acid cycle, also called tricarboxylic acid cycle, जिसको TCA cycle बोलते हैं या क्रेब साइकिल बोलते हैं, आफ्टर इट्स डिस्कवरर हैंस क्रेब। इस पाथवे को हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। सो वी नेक्स्ट एग्जामिन द साइकिल रिएक्शंस एंड द एंजाइम दैट कैटालाइज देम। सो सबसे पहले हम लिंक रिएक्शन की बात करेंगे, देन हम साइक्लिक रिएक्शन जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल है उसकी बात करेंगे। Because intermediates of the citric acid cycle are also siphoned off as a biosynthetic precursor, we go on to consider some ways in which these intermediates are replenished। मीन्स कि जो आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल है वो टोटल 8 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, तो इसमें इंटरमीडिएट्स होते हैं जो वो बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस में इंटर कर जाते हैं। सो द सिट्रिक एसिड साइकिल इज ए हब इन मेटाबॉलिज्म। सिट्रिक एसिड साइकिल मेटाबॉलिज्म में एक हब है विथ डिग्रेडेटिव पाथवे लीडिंग इन एंड एनाबॉलिक पाथवेज लीडिंग आउट। डिग्रेडेटिव पाथवे इनमें इंटर करता है, एनाबॉलिक पाथवे इससे आउट होता है, एंड इज क्लोजली रेगुलेटेड इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर पाथवेज। अदर पाथवेज से भी ये क्लोजली रेगुलेटेड होते हैं। द चैप्टर एंड्स विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लायोक्सिलेट पाथवे, और इस चैप्टर के लास्ट में हम ग्लायोक्सिलेट पाथवे को डिस्कस करेंगे। द मेटाबॉलिक सीक्वेंस इन सम ऑर्गेनिजम्स दैट एम्प्लॉय सेवरल ऑफ द सेम एंजाइम्स एंड रिएक्शंस यूज्ड इन सिट्रिक एसिड साइकिल, ब्रिंगिंग अबाउट द नेट synthesis of glucose from stored triacyl glycerol। So this is the catabolism of proteins, fats and carbohydrates in 3 stages of cellular respiration। कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, उन 3 stages में उनका cellular respiration होता है। This is the stage 1, this is the stage 2 and this is stage 3। सो टोटल 3 स्टेज में कैटाबोलिज्म होता है प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं बाय लिंक रिएक्शन। एंजाइम इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंड ये एसिटाइल कोएंजाइम में आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड होते हैं, तो यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। देन ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल 3 NADH रिलीज होते हैं एंड 1 FADH2 रिलीज होता है। 3 NADH और 1 FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। वह इलेक्ट्रॉन कहाँ पास करता है, वह इलेक्ट्रॉन पास करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है।
ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, जो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये साथ में H+ लेते हैं फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और वाटर की सिंथेसिस होती है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करते हैं। तो जब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है तो वो एनर्जी रिलीज होता है और वो एनर्जी एडीपी के फॉस्फोराइलेशन में यूज होता है और एटीपी की सिंथेसिस करता है। देन फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो जब भी फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है तो 2 कार्बन के कंपाउंड रिलीज होते हैं इन ईच स्टेप, और वो 2 कार्बन के कंपाउंड को एसिटाइल कोएंजाइम में बोलते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा एंड द सेम प्रोसेस हो गए। वहीं पे अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो भी एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं एंड देन ये सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है एंड देन सेम प्रोसेस फॉलो होता है। सो अल्टीमेटली द एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ए एंट्री पाथवे फॉर द सिट्रिक एसिड साइकिल। नाउ प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन कैसे होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्टिवेटेड एसीटेट क्यों बोलते हैं, ये सीखेंगे इस पैराग्राफ में। In aerobic organisms, glucose and other sugars, fatty acids and most amino acids are ultimately oxidized to carbon dioxide and water via the citric acid cycle and the respiratory chain. एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ग्लूकोज या अदर शुगर्स या फैटी एसिड्स या फिर मोस्ट अमाइनो एसिड्स अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज किस चीज में होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में via citric acid cycle and respiratory chain. Before entering the citric acid cycle, the carbon skeletal of sugars and fatty acids are degraded to acetyl group of acetyl coenzyme, the form in which the cycle accepts most of its fuel input. जब भी सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है, कार्बन स्केलेटल जो होते हैं शुगर के या फैटी एसिड के, वो एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में वह फॉर्म है जिसमें सिट्रिक एसिड साइकिल एक्सेप्ट करता है मोस्ट ऑफ द फ्यूल इनपुट। मेनी अमाइनो एसिड कार्बन्स आल्सो इंटर द साइकिल दिस वे, although several amino acids are degraded to other cycle intermediates. बहुत सारे अमाइनो एसिड्स भी इस साइकिल के थ्रू इंटर करते हैं एट द पॉइंट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, बट बहुत सारे अमाइनो एसिड्स डिग्रेड होते हैं अदर सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट्स के फॉर्म में। So here we focus on how pyruvate derived from glucose and other sugars by glycolysis is oxidized to acetyl coenzyme A and carbon dioxide by the pyruvate dehydrogenase complex. So यहाँ पे जो मेन प्लेयर है इट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको प्यार से पीडीएच कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में हमें फोकस करना है कि जो ग्लूकोज से पाइरुवेट बना है या अदर शुगर की ग्लाइकोलिसिस से जो पाइरुवेट बना है, वो पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्सन कैसे होता है, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्सन कैसे होता है। सो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है वो है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको पीडीएच कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, विच इज अ मेन प्लेयर फॉर द सिट्रिक एसिड साइकिल। पीडीएच कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इट इज ए क्लस्टर ऑफ एंजाइम्स एंड मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 3 एंजाइम्स लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड इन द साइटोसोल ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं। A careful examination of this enzyme complex is rewarding in several respects. केयरफुल एग्जामिनेशन अगर करते हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स का तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होते हैं। पहला, पीडीएच कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इट इज ए क्लासिक मच स्टडीड एग्जांपल ऑफ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन विच ए सीरीज ऑफ केमिकल इंटरमीडिएट्स रिमेन बॉन्ड टू द एंजाइम मॉलिक्यूल्स एज ए सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्या है? सबसे वेल स्टडीड है,
इन द कैटेगरी ऑफ मल्टी इंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मल्टी इंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो एक से ज्यादा इंजाइम से बने होते हैं। सो पीडीएच कॉम्प्लेक्स 3 तरह के इंजाइम से बने होते हैं। फर्स्ट वन इज द E1, सेकेंड वन इज द E2 एंड थर्ड वन इज द E1। E1 को बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 को बोलते हैं डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, E3 को बोलते हैं डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। और जब ये रिएक्शंस होते हैं पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में, तो यहाँ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। इंटरमीडिएट्स एंजाइम को लीव नहीं करते हैं जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं बने। इस एंजाइम की दूसरी खास बात क्या है? इस एंजाइम की दूसरी खास बात यह है कि इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए 5 कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है? 5 कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट 5 कोफैक्टर्स में से जो 4 कोफैक्टर हैं वो विटामिन से ही डिराइव होते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं पांचों के पांचों फैक्टर रिएक्शन मैकेनिज्म में। द रेगुलेशन ऑफ दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स आल्सो इलस्ट्रेट्स हाउ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोवैलेंट मॉडिफिकेशन एंड एलोस्टेरिक रेगुलेशन रिजल्ट्स इन प्रिसाइजली रेगुलेटेड फ्लक्स थ्रू मेटाबॉलिक स्टेप। पीडीएच कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इनका रेगुलेशन 2 तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज द covalent modification and second one is the allosteric regulation। सेकेंड क्या होता है? allosteric regulation। सो पीडीएच कॉम्प्लेक्स का रेगुलेशन 2 तरह से होते हैं। फर्स्ट वन इज द covalent modification, that is phosphorylation, dephosphorylation, and second one is the allosteric regulation। Finally, the PDH complex is the prototype of 2 other important enzyme complexes। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इससे 2 और एंजाइम है इसकी तरह। फर्स्ट वन इज द अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में ही इन्वॉल्व होता है, एंड सेकेंड वन इज द अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज अ ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज जो कि सेवरल अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेटिव पाथवे में इन्वॉल्व होता है। सो रिमार्केबल सिमिलरिटी इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, कोफैक्टर रिक्वायरमेंट and reaction mechanism of these 3 complexes doubtless reflects a common evolutionary origin। अगर इन तीनों enzymes की बात करें, that is PDH complex, second one is the alpha ketoglutarate dehydrogenase and third one is the branch chain alpha keto acid dehydrogenase। इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है? इनके प्रोटीन स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है, कोफैक्टर रिक्वायरमेंट में सिमिलरिटी है एंड रिएक्शन मैकेनिज्म में सिमिलरिटी है। और ये सजेस्ट करता है कि इन तीनों एंजाइम की ऑरिजिन जो है वो कॉमन है। Now this is the reaction of pyruvate to acetyl coenzyme। पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम किस तरह से कन्वर्ट होता है? सो पायरुवेट की अगर स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे तो पायरुवेट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्साइलेट ग्रुप है और ये कार्बोक्साइलेट ग्रुप जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। देन रिमेनिंग आपका 2 कार्बन का कंपाउंड है जिससे कोएंजाइम में कोवैलेंटली अटैच होता है जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। इस रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, इट इज हाईली एक्सर्गोनिक -33.4 किलो जूल पर मोल। ये सजेस्ट करता है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। दूसरी पॉइंट, इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 3 एंजाइम से बने होते हैं, E1, E2, E3। E1 इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 इज डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंड E3 इज डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल 5 कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज द TPP जिसको थियामिन पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, सेकंड वन इज द लिपोएट, थर्ड वन इज द FAD, फोर्थ वन इज द NAD+ एंड फिफ्थ वन इज द कोएंजाइम SH। अब यही कोएंजाइम SH है जो इस यहाँ पे कोएंजाइम के फॉर्म में अटैच होता है। सो फाइनली पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। सो ओवरऑल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहे हैं एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। एंड इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम पाइरुवेट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 रिमेनिंग कार्बन्स बिकम द एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो 2 कार्बन बचे हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल ग्रुप के फॉर्म में रिमेनिंग रहता है। देन NADH बनता है इसमें बाय द हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। NADH 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके NAD+ में कन्वर्ट होते हैं, which carries the 2 electrons to oxygen or in anaerobic microorganisms to an alternative electron acceptor such as nitrate or sulfate. The transfer of electrons from NADH to oxygen ultimately generates 2.5 molecule of ATP पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर आपका 1 मॉलिक्यूल NADH है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जब NADH 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो आपके 2.5 ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। मतलब कि 1 NADH से 2.5 ATP की सिंथेसिस होती है। वहीं पे FADH2 की अगर हम बात करें तो FADH2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये 1.5 ATP की सिंथेसिस करता है। मतलब कि एक मॉलिक्यूल FADH2 1.5 ATP की सिंथेसिस करता है। Irreversibility of the PDH complex reaction has been demonstrated by isotopic labeling experiments. The complex cannot reattach radioactively labeled CO2 to acetyl coenzyme to yield carboxyl labeled pyruvate. Now, pyruvate dehydrogenase complex requires 5 coenzymes. Pyruvate dehydrogenase complex की अगर हम बात करें तो 5 coenzyme की requirement होती है. The combined dehydrogenation and decarboxylation of pyruvate to the acetyl group of acetyl coenzyme A requires sequential action of 3 different enzymes and 5 different coenzymes or prosthetic group. अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन होता है तो वहां पे 3 डिफरेंट सिक्वेंशियल रिएक्शंस चाहिए। 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें 5 डिफरेंट कोएंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज द TPP जिसको थियामिन पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। सेकेंड वन इज द फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। थर्ड वन इज द कोएंजाइम A एंड फोर्थ वन इज द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फिफ्थ वन इज द लिपोएड। और सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। 4 डिफरेंट वाइटामिन रिक्वायर्ड होते हैं इन ह्यूमन न्यूट्रिशनल और वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम। जैसे आपका TPP थियामिन से डिराइव होता है, FAD राइबोफ्लाविन से डिराइव होता है, NAD नियासिन से डिराइव होता है, कोएंजाइम A पैंटोथिनेन से डिराइव होता है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ FAD एंड NAD। एंड कोएंजाइम A की बात करें तो इसमें थियोल ग्रुप होता है विच इज SH को क्या बोलते हैं, थियोल ग्रुप। और यही थियोल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये एक एसाइल कैरियर की तरह काम करता है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। ये एसाइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये कोवैलेंटली लिंक्ड होता है टू थियोल ग्रुप और ये थियो ईस्टर का सिंथेसिस करता है। जो भी आपके एसाइल ग्रुप होते हैं वो थियोल्स के एसिड से ईस्टर बॉन्ड बनाता है, थियो ईस्टर बॉन्ड बनाता है। और ये थियो ईस्टर बॉन्ड की अगर हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये काफी ज्यादा होता है। इसीलिए थियो ईस्टर्स में हाई एसाइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल होता है और यह अपने एसाइल ग्रुप को वैरायटी ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, डोनेट करता है। इसीलिए आपके इस एसिटाइल को एंजाइम A को एक्टिवेटेड एसीटेट भी बोलते हैं। नाउ द फिफ्थ कोफैक्टर ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स इज लिपोएट। जो लास्ट और फिफ्थ कोफैक्टर है आपको एंजाइम है आपके PDH कॉम्प्लेक्स का, उसको क्या बोलते हैं, लिपोएट। लिपोएट की खास बात क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपोएट। लिपोएट में 2 थियोल ग्रुप होते हैं। सबसे पहली बात, लिपोएट में रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस होती है। अगर रिवर्स लिपोएट 2 फॉर्म होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। जो रिड्यूस्ड फॉर्म होते हैं उसमें 2 एसएच ग्रुप होते हैं। जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होते हैं ये जो 2 एसएच है हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है।
सो लिपोएट का जो रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन टू डाइसल्फाइड बॉन्ड सिमिलर टू दैट बिटवीन टू सिस्टीन रेजिड्यू इन ए प्रोटीन, प्रोटीन में जो दो सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में डाइसल्फाइड बनते हैं, सिमिलरली लिपोएट में भी उसी तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, लिपोएट कैन सर्व बोथ एज एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर एंड एज एसाइल कैरियर। ये हाइड्रोजन कैरियर की भी तरह काम करता है और एसाइल कैरियर की भी तरह काम करता है। और लिपोएट कहाँ होता है? लिपोएट होता है E2 में, एंड E2 को क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। सो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की रिएक्शंस की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट एंजाइम्स। पीडीएच कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट 3 एंजाइम्स। फर्स्ट वन इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको E1 बोलते हैं, सेकंड वन इज द डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज जिसको E2 बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज द डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज जिसको E3 बोलते हैं। ईच प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज, सारे के सारे एंजाइम मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं, एंड नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ईच एंजाइम एंड देयरफॉर द साइज ऑफ द कॉम्प्लेक्स varies among the species. PDH complex isolated from mammals is about 50 nanometer in diameter, more than 5 times the size of entire ribosome and big enough to be visualized with the electron microscope. Bovine enzyme की बात करें तो इसमें 60 identical copies of E2 होते हैं जो कि pentagonal dodecahedron बनाते हैं with a diameter of about 25 nanometer. Core of E. coli की बात करें तो इसमें 24 copies E2 होते हैं, and E2 is the point of connection for the prosthetic group lipoid. E2 ही है जहां पे लिपोएट कनेक्ट होता है अटैच थ्रू एन अमाइड बॉन्ड टू द एप्सिलम ग्रुप ऑफ ए लाइसिन रेजिड्यू। E2 के लाइसिन रेजिड्यू के एप्सिलम अमाइनो ग्रुप से अमाइड के थ्रू लिपोएट अटैच होता है। E2 की अगर हम बात करें तो इसमें 3 फंक्शनली डिस्टिंक्ट डोमेन होते हैं। E2 की अगर हम बात करें तो 3 फंक्शनली डिस्टिंक्ट डोमेन होते हैं। सपोज दैट ये E2 है, ये N टर्मिनल, ये C टर्मिनल। सो E2 का जो N टर्मिनल होता है, इस N टर्मिनल पे क्या होते हैं? लाइपोइल डोमेन होते हैं। क्या होते हैं? लाइपोइल डोमेन होते हैं जहां पे लिपोएट अटैच होते हैं। देन इसके बाद सेंट्रल E1 एंड E3 बाइंडिंग डोमेन होते हैं, क्योंकि ये E2 है, ये क्या है? E2 है, और E2 से E1 और E3 बाइंड होगा, तो E2 पर सेंटर में E1 और E3 बाइंडिंग डोमेन होते हैं, एंड देन इनर कोर एसाइल ट्रांसफरेज डोमेन होते हैं। जो तीसरा डोमेन है दैट इज एसाइल ट्रांसफरेज डोमेन होते हैं, जो इनर कोर डोमेन है, और ये एसाइल ट्रांसफरेज एक्टिव साइट इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज एसाइल ट्रांसफरेज डोमेन, तो बेसिकली इसमें एसाइल ट्रांसफरेज एक्टिव साइट होंगे। So the N amino terminal lipoyl domain containing the lipoyl lysine residue, second central E1 E3 binding domain, and third one is the inner core acyl transferase domain which contains the acyl transferase active site. This PDH complex has a single lipoyl domain with a lipoid attached, but mammalian complex has 2 and E. coli has 3. डोमेन ऑफ E2 आर सेपरेटेड बाय लिंकर्स। जो E2 के इतने सारे डोमेन है, 3 डोमेन, वो लिंकर्स से सेपरेटेड होते हैं, और वो लिंकर का जो सीक्वेंस होता है 20 to 30 अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं, और वो लिंकर्स अलानिन एंड प्रोलिन में रिच होते हैं। इंटरस्पोज विथ चार्ज रेजिड्यू भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। दीज लिंकर्स टेंड टू एज्यूम देयर एक्सटेंडेड फॉर्म्स होल्डिंग द 3 डोमेन्स अपार्ट। ये जो लिंकर्स हैं वो एक्सटेंडेड फॉर्म में अपने आप को एज्यूम करते हैं और 3 डोमेन्स होते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ E1 हैज बॉन्ड TPP। E1 के एक्टिव साइट पे TPP होता है, E3 के एक्टिव साइट पे FAD होता है। ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स। इन कॉम्प्लेक्स के 2 और पार्ट हैं, दैट इज रेगुलेटरी प्रोटीन्स। फर्स्ट वन इज द प्रोटीन काइनेज एंड सेकेंड वन इज द फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज। प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेशन करता है, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज डीफॉस्फोराइलेशन करता है, एंड द बेसिक E1 E2 E3 structure has been conserved during evolution and used in a number of similar metabolic reactions including the oxidation of alpha ketoglutarate in citric acid cycle and oxidation of alpha keto acid derived from breakdown of branched chain amino acids, जैसे आपका valine हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया। विदिन ए गिवन स्पेसीज, अगर एक स्पेसीज की बात करें,
E3 of PDH is identical to E3 of other two complex enzyme, and the attachment of lipoids to the end of lysine side chain in E2 produces a long flexible arm that can move from active site of E1 to the active site of E2 E3, a distance perhaps 5 nanometer apart. Now, in substrate, channeling intermediates never leave the enzyme surface. So, जैसे ही ये रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में क्या होते हैं, पायरुवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। बट पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस वन स्टेप में नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड इंटरमीडिएट्स जब तक ये एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं बनता है, इंटरमीडिएट्स एंजाइम से लीव नहीं करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सबस्ट्रेट चैनलिंग। सो सबस्ट्रेट चैनलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अल्फा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. Pyruvate dehydrogenase complex carries out the 5 consecutive reactions in the decarboxylation and dehydrogenation of pyruvate. Pyruvate dehydrogenase complex में 5 reactions होते हैं. First one is essentially identical to the reaction catalyzed by pyruvate decarboxylase. C1 of pyruvate is released to as carbon dioxide. C1 जो होता है पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है, एंड C2 जो होते हैं जिसमें पायरुवेट की ऑक्सीडेशन स्टेट एल्डिहाइड की होती है, जो कि TPP से अटैच होता है एज हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप. दिस फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट एंड देयरफॉर लिमिट्स द रेट ऑफ overall reactions. So first step is the rate limiting step, and it is also the point at which the PDH complex exercises its substrate specificity. So ये first step ये जहाँ PDH substrate की specificity को decide करता है. This is the first step. Second step में क्या हुआ, जो हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप TPP से अटैच हुआ है, it is oxidized to the level of carboxylic acid, that is acetate. The two electrons removed in this reaction reduced as disulfide of lipoyl group on E2 to 2-thiol group, that is SH group. The acetyl motif produced in this oxidation reduction reaction is first esterified to one of the lipoyl SH group, then trans-esterified to coenzyme A to form acetyl coenzyme A. Thus, energy of oxidation drives the formation of high energy thioester of acetate. The remaining reactions catalyzed by PDH complex are electron transfer necessary to regenerate the oxidized form of lipoyl group of E2 to prepare enzyme complex for another round of oxidation. The electrons removed from the hydroxy ethyl group derived from pyruvate pass through FAD to NAD+. मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो FAD से NAD+ तक जाते हैं और NADH की सिंथेसिस करते हैं. द सेंट्रल टू द मैकेनिज्म ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स आर स्विंगिंग लाइपोइल लाइसाइल आर्म ऑफ E2, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज स्विंगिंग लाइपोइल लाइसाइल आर्म. E2 का जो लाइपोइल लाइसाइल आर्म होता है वो स्विंगिंग होता है. ये एक्सेप्ट करता है E1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन एसिटाइल ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम द पायरुवेट, passing them to E3. उसको कहाँ पास करता है, E3. All 3 enzymes and coenzymes are clustered, allowing the intermediates to react quickly without diffusing away from the surface of the enzyme complex, means जिसको substrate channeling बोलते हैं. The 5 reaction sequence shown thus is an example of substrate channeling. The intermediates of the multi-step sequence never leave the complex, and local concentration of substrate of E2 is kept very high. Channeling also prevents theft of the activated acetyl group by other enzymes that use this group as a substrate. Substrate channeling एक और काम करता है, वो activated acetyl group को other enzymes के द्वारा theft से बचाता है. A similar tethering mechanism for channeling of substrate between active site is used other enzymes with lipoid, biotin or coenzyme A like MODI serving as cofactor. So this is the different steps of oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl coenzyme A by PDH complex. ये आपका E1 है. E1 को क्या बोलते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. E2 को क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज. एंड E3 को क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज. सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, E1 पे होता है. E1 पे क्या आएंगे, पायरुवेट जो कि सबस्ट्रेट है. पायरुवेट में 3 कार्बन है.
सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ये CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा एंड देन आपका जो 2 कार्बन बचा है वो TPP से हाइड्रोक्सी इथाइल के फॉर्म में अटैच हो जाता है। किस फॉर्म में अटैच होता है? हाइड्रोक्सी इथाइल के फॉर्म में अटैच होता है। सो दिस इज हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। नाउ अब यहाँ पे एक एक्शन में आता है E2। E2 की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। सो सबसे पहले जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या करता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है एंड जो ये हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप है वहां से इसको लेता है और यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप के फॉर्म में अटैच हो जाता है और एक जो सल्फर है वो थियोल के फॉर्म में रह जाता है। नाउ अब यहाँ से जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप कौन ले जाएगा? कोएंजाइम ए एसिटाइल ग्रुप को ले जाएगा और ये एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड इट इज फाइनली रिड्यूस्ड लाइपोइल लाइसिन। बट रिड्यूस्ड लाइपोइल लाइसिन इस रिएक्शन को फिर से नहीं परफॉर्म करेगा, इसके लिए पहले ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म क्या करता है? अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज करता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है E3 से FAD बॉन्ड होते हैं, वो FAD कैप्चर करता है और ये FADH2 में कन्वर्ट होता है। बट FAD को अगेन परफॉर्म करने के लिए इस FADH2 को FAD में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो FADH2 क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन देता है किसको? NAD+ को। NAD+ 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेके NADH और H+ में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड नाउ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ लाइपोइल लाइसिन रेजिड्यू इज रेडी फॉर another turn of reaction. So this is the basic mechanism of pyruvate dehydrogenase complex. So this is all about production of acetyl coenzyme from the pyruvate. So in our next lecture we will discuss about the citric acid cycle pathway.